आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे, AIB 18 का एग्जाम मैंने भी दिया था 2023 में और उस समय 52% बच्चे फेल हुए थे। ओपन बुक एग्जाम होता है, डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है, फिर भी 52% बच्चे फेल हो गए थे। इस बार AIB 19 का एग्जाम होना है 24 नवंबर को 2024 में। इसलिए AIB 19 एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारी कोचिंग क्लास लगती है, जिसमें हम स्वयं कोचिंग बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी सिंपल और सरल भाषा में एक बार में क्लास में ही आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सभी धाराएं याद हो जाएंगी। इसलिए आप अगर हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर करें। बहुत कम फीस है। अगर आपको हमसे कुछ डिस्कशन करना है स्टडी से संबंधित तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। इसलिए AIB 19 का एग्जाम आप लोग देने वाले हो, एग्जाम को हल्के में ना ले लेना, अभी भी आपके पास समय है। बार बार आपको चेतावनी देते हैं, हल्के में मत लेना, एग्जाम की तैयारी कर लेना। 1 महीने काफी होता है किसी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए। 40-50 प्रश्न तो आपके बेसिक नॉलेज से पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपकी तैयारी को मजबूत करवाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे, आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा अगर आप हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो। अगर आपको PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर की PDF या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो। नहीं तो इस वीडियो पर अगर 50,000 व्यूज आते हैं तो आपको कोचिंग क्लास भी फ्री मिलेगी। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों के वीडियो देखो जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। ऐसे लोगों के वीडियो मत देखो जिन्होंने कभी एग्जाम ही नहीं दिया है और वीडियो बनाते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपके भविष्य के साथ ऐसे लोग खिलवाड़ करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया। हमने एग्जाम दिया है AIB 18 का, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और LLM भी हमने की है। अभी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और MP ADPO की। इसलिए आप उन्हीं लोगों के वीडियो देखो जो आपको सही सलाह देते हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। चलिए AIB 18 का क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करवाएंगे। सेट C, यही सेट था मेरा C जब मैंने पेपर दिया था 2023 में। 3 घंटे का समय दिया जाता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है क्योंकि आप लोग अपने युवा अधिवक्ता साथी सुदामा चौरसिया से कोचिंग पढ़ते हो। हम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलवाएंगे, इतना सिंपल पेपर आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया था
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए ऑप्शन, मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। बी ऑप्शन, मध्यस्थता करार एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। सी, मध्यस्थता करार एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है। डी, मध्यस्थता करार उन सभी या कुछ विवादों के लिए हो सकता है जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है होगा गलत। मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। ए ऑप्शन। इसके बाद दूसरा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका ए ऑप्शन है, जब उसकी स्वतंत्रता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न होता है। बी, जब उसकी निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न होता है। सी, जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं होती हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जाता है? जब वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हो, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आम तौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाना चाहिए? पक्षकारों को प्रतिसिद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है। पहला, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए आधार। दूसरा, न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार। तीसरा, तलाक के लिए आधार है। इसलिए इसका केवल डी ऑप्शन होगा, केवल 3। इसके बाद छठवां, मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है? बातिल विवाह का अर्थ होता है शून्य विवाह, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद सातवां, विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? ए, तलाक उस सुन्नत। बी, तलाक उल बिद्दत। सी, तलाक ए तहपीज। डी, तलाक ए हसन। इसे तलाक ए तफबीज कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? हिंदू विवाह 1955। दूसरा, विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यह दोनों हैं।
इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 के तहत हिंदू लड़का लड़की आपस में शादी कर सकती है, एक दूसरे का हो सकता है लड़का लड़की, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। 9वां, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायिकी संपत्ति में अधिकार उपलब्ध है? सहदायिकी संपत्ति को धारा 6 में परिभाषित किया गया है सक्सेशन एक्ट की। इसका जो सी ऑप्शन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में जोड़ा गया था। लड़कों के बराबर लड़की को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। यह जोड़ा गया था 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। 10वां, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए? कई बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है साथियों। 21 साल का अंतर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो बच्चे और गोद लेने वाले व्यक्ति में आयु का अंतर 21 साल होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। 11वां, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना गया? इसका जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला मामला था जनहित याचिका का हुसैन आरा खातून बिहार राज्य। इसे आप टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन सही है साथियों। 12, निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL? यह प्रश्न तो आपको अब सपने में याद आ रहा होगा, इतनी बार रिपीट किया गया है। PN भगवती, PN भगवती। सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति PN भगवती, सी ऑप्शन सही है। 13, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है निजी पक्षकार के खिलाफ, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं दर्ज की जा सकती है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता? इसका ए ऑप्शन है बंधुआ मजदूरी के मामले में। बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। बिल्कुल बी ऑप्शन ही सही है इसका, और नहीं देखना है अपन को। जब बी सही है तो क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करने की, आप लोग बताइए। इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा 15, वह आप लोगों के लिए। आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है साथियों। 15, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णय किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। 16, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनः विचार किया था?
इसका जो ए ऑप्शन है, जेबी चोपड़ा बनाम भारत संघ। 17, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया है? ए ऑप्शन आइवर जेनिक्स, बी ऑप्शन बेड, सी केसी डेविस, डी गार्डनर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेड। इसके बाद 18, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? 6 महीने तक की कैद, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? ए ऑप्शन धारा 42, बी 42A, सी 48A, डी 49। इसका डी ऑप्शन सही है, धारा 49। 20, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए ऑप्शन अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। यही गलत है, लगा दीजिए ए ऑप्शन। क्या देखना है इसके बाद, क्योंकि ए ऑप्शन ही गलत है और यही सही है। इसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बी ऑप्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय, डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? इसका जो बी ऑप्शन है, यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। बिल्कुल सही है, बी। 23, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? निर्देशकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। यह ऑप्शन भी, यह प्रश्न भी कई बार रिपीट कर चुका है, 4 बार कम से कम। पिछले साल के पेपर में भी रिपीट किया गया था। 24, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? इसका ए ऑप्शन सही होगा, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ। ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? एमसी मेहता बनाम कमलनाथ। पर्यावरण कानून एमसी मेहता का मामला है।
26 निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया? यह कम से कम 5 बार रिपीट किया गया है प्रश्न, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या होगा? A, B, C, D। कमेंट कीजिए आप लोग। 27 निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डी ऑप्शन सही है इसका। 28 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार होती है? इसका डी ऑप्शन सही है साथियों, 26 सप्ताह। यह प्रश्न कम से कम 5 बार रिपीट किया गया है, इसलिए पिछले साल के पेपर लगाना जरूरी है। कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 साल के पिछले पेपर से। 29 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार टिओटॉक्सिन ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सप्ताह। इसके बाद 30 फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर एक कैंटीन होनी चाहिए तो 250 श्रमिक होने चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 31 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक श्रमिक नहीं कहलाता। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 32 टॉर्ट को अकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषित किया है बिनफील्ड ने। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? डेमनम साइन इंजुरिया से संबंधित है ग्रामर ग्लास्टर स्कूल का मामला। 34 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन सही है,
धारा 140, इसके बाद 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई? 6। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 36 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंधन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ए ऑप्शन। 37 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन अनुच्छेद 246, बी 256, सी 260, डी 265 अनुच्छेद में कहा गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? इसका जो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला वर्ष पिछला वर्ष होता है। ए ऑप्शन सही है। 39 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा है। 182 दिन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन धारा 231, बी 224, सी 29, डी धारा 3। इसका जो सही ऑप्शन है धारा 224 में परिभाषित किया गया है। 41 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 45 ए नाम का व्यक्ति बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि एक कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य है, बी अनुबंध ए के विकल्प पर शून्य करणीय है, सी अनुबंध बी के विकल्प पर शून्य करणीय है, बी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद
43। निम्नलिखित में से कौन सी निसज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? इसका जो बी ऑप्शन है शाश्वत निसज्ञा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 44। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज के भुगतान के लिए ब्रांड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? ए धारा 73, बी 74, सी 75, डी 76। इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 74। 45। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत डिफॉल्ट ब्याज कितना है? 9% प्रति वर्ष, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 46। टीपीए अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? ए ऑप्शन है अंतरिति का जीवन काल, बी अंतरण की तारीख से 18 माह की अवधि, सी ए या बी जिसकी भी अवधि अधिक हो। बिल्कुल सही है, या तो ए होगा या बी जिसकी लिमिट समय सीमा अधिक है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47। एनआई एक्ट 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम लिखित नहीं है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, हुंडी नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48। एनआई एक्ट 1881 के आलोक में यदि एनआई पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? अगर उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन है 6% प्रति वर्ष, बी 10%, सी 18%, डी 20%। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18% प्रति वर्ष अगर उल्लेखित नहीं है ब्याज दर तो 18% लिया जाएगा प्रति वर्ष। 49। घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। इसका जो बी ऑप्शन है 12 महीने। इसके बाद 50। प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी
पूर्व सहमति देनी होती है? ए ऑप्शन 75%, बी 80%, सी 90%, डी 100%। 80% बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 51, कल्पना कीजिए कि आईपीएल टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? इसका ए ऑप्शन है पेटेंट, बी भौगोलिक संकेत, सी ट्रेडमार्क, डी पंजीकृत डिजाइन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेडमार्क। इसके बाद 52, आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? पेटेंट की अवधि होती है आमतौर पर 20 वर्ष, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 53, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? इसका जो बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद 54, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ए ऑप्शन है परमादेश, बिल्कुल सही है। परम आदेश देना सार्वजनिक कर्तव्य के लिए, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? ए ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन, बी 54, सी 56, डी 58। इसका जो डी ऑप्शन है 58वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। इसके बाद 56, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है। एम करुणानिधि बनाम भारत संघ, या फिर आप लोग इसका कमेंट कीजिए सही ऑप्शन कौन सा है। 57, बेरुवारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोचक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? 9वां संशोधन अधिनियम 1960, यानी कि सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान को दिया गया था बेरुवारी संघ क्षेत्र, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9वें संविधान संशोधन 1960 में पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके बाद 58, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? अनुच्छेद 254, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 59,
भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई है? 15 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 60। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य के मामले में निर्धारित किया गया। ये ऑप्शन सही है इसका। 61। किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लेख माना गया है? हमने आपको अनुच्छेद 19(1) जी पढ़ाया था। जी में था व्यवसाय कार्यस्थल पर काम करना, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 62। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? ए ऑप्शन सही होगा इसका। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। इसके बाद 63। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है? पहला, भारतीयों द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध। दूसरा, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। तीसरा, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर साधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 64। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? वर्तमान में 5 प्रकार के दंड विद्यमान हैं, लेकिन जो BNS आई है उसमें 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं। एक दंड है सामुदायिक सेवा को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 65। ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए दोनों उचित रूप से सावधानी से खेलते हैं। ए जेड को, ए नाम का व्यक्ति जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? कोई अपराध नहीं किया गया है। धारा 87 IPC में बचाव है। इसके बाद 66। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता? ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचने के इरादे को दर्शाता हो। सही है सी ऑप्शन। इसके बाद 67। IPC की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ पद में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है 89, बी 155, सी 156, डी 370। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
धारा 155। इसके बाद 68, एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 69, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है, ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के प्रयोजन से किया जाए? ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 70, एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित करेगा। एक्स धमकी देता है वाई को, भैया पैसा दे दो नहीं तो हम पत्रकारा तमाम मानहानि कर भी अपने पेपर के माध्यम से। इस प्रकार की धमकी देता है एक्स नाम का व्यक्ति, क्योंकि उसे घमंड है हम पत्रकार हैं, हम किसी के खिलाफ भी छाप सकते हैं। ऐसा नहीं है, छापेगा तो जेल जाएगा और उसका पत्रकार है जो पत्रकारिता जो छापता है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जाएगी? 2 साल तक का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना सिविल मुकदमा भी किया जा सकता है इसके ऊपर, क्रिमिनल भी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 71, सीआरपीसी 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मौत की सजा। इसके बाद 72, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति सीआरपीसी 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो? धारा 43, डी ऑप्शन। 73, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है? ए, पति मानता है कि पत्नी जाड़ता में रह रही है। बी, पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वह मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। इसका बी ऑप्शन ही सही है। 74, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 ए के तहत आती है? ए ऑप्शन, बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। बी, पुलिस अधिकारी द्वारा गवाही की हाजिरी। सी, स्वीकारोक्ति बयान की रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना
रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। 75 सीआरपीसी 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका जो सी ऑप्शन है, डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 76 निम्नलिखित में से किस मामले में सीआरपीसी 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? इसका ए ऑप्शन ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा इसका सही। इसके बाद 77 सीआरपीसी 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? यानी कि समरी ट्रायल किस अपराध का किया जा सकता है? आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? धारा 395, डी ऑप्शन सही है। 79 निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को सीआरपीसी 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। पहला, आईपीसी की धारा 376 ए बी के तहत अपराध का आरोपी। दूसरा, 376 डीए के तहत अपराध का आरोपी। तीसरा, 376 डीबी के तहत आरोपी। यह तीनों हैं जिसमें जमानत नहीं मिलती है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद 80 यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है, भले ही सद्भावना में किया गया हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना। 81 सीपीसी 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तब करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? ए, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। बी, लिखित बयान में दिए गए प्रमाण। सी, ए और बी दोनों सही होगा। इसके बाद 82 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता है? स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा नहीं माना जा सकता है, ए ऑप्शन होगा इसका। 83 सीपीसी 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? धारा 11 में प्रांग न्याय के बारे में बताया गया है। स्पष्टीकरण 6 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 84
निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगी? इसका जो सी ऑप्शन है, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता है तो समन जारी नहीं करेगी। सी ऑप्शन सही है। 85, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को सीपीसी 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जा सकता है? वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। सी ऑप्शन होगा इसका। 86, सीपीसी 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? 3 बार। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 87, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? संशोधन अधिनियम 2002। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 88, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? खाने और रहने का खर्च शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 89, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित करने होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? इसका ए ऑप्शन है समन प्राप्त की तारीख से 7 दिन, बी समन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या सही है। इसके बाद 91, ए पीट पीट कर बी की हत्या कर देता है। बी को मार देता है ए नाम का व्यक्ति पीट पीट कर। अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्य लोप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? इसका जो सी ऑप्शन है, पिटाई के समय आसपास खड़े लोगों ने जो कुछ भी कहा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? धारा 25 एविडेंस एक्ट की। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 93, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत
मृत्युकालिक कथन संबंधित है धारा 32 से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 94, एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंत वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दस्तावेजों की अंत वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 95, एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। 96, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? यह किया गया था अनवर पीवी बनाम पीके बशीर के मामले में। ए ऑप्शन इसका सही है। 97, एविडेंस एक्ट 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन, स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है। बी ऑप्शन सही है। 98, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुसृत नियम का अपवाद है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 32(1)। इसके बाद 99, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तत्व नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बातचीत। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 100, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन है। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे AIB 18 के पेपर में और 52% बच्चे फेल हुए थे। इस बार आप लोग AIB 19 का एग्जाम देने वाले हो, इसलिए हल्के में मत लेना, नहीं तो फेल हो जाओगे। अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही कम फीस में हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं। इतनी सिंपल और सरल भाषा में आपको एक बार में डायरेक्ट की लैंग्वेज रट जाएगी पूरी, कभी कोई डाउट नहीं होगा जीवन में अगर आपने हमसे कोचिंग पढ़ ली। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।